जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, मैं इलियास सर आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों ने देखा था नारी शास्त्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूपी बोर्ड की बेहतर तैयारी के लिए मैं आप लोगों को जैसा बताया था कि नारी शास्त्र का हर सिलेबस मेरे द्वारा आप लोगों को सीरियल वाइज से दिया जाएगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर फर्स्ट आप लोगों का है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं शेयरिंग पावर। शेयरिंग पावर अर्थात सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा। आगे कुछ और जानने से पहले प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों के पास भी पहुंचता रहे और वो लोग भी वीडियो का पूरा फायदा उठाए। बेटा शीतलहरी चल रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, शीतलहर, इधर कोरोना नया रूप आ गया ओमिक्रॉन का। सब आप लोगों को शिक्षा को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इस क्षति को रोकने के लिए हमारे महामाया क्लासेस के द्वारा आप लोगों को यह वीडियो हम लोगों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है कि बच्चों का जो भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, हम लोग उज्जवल की तरफ आप लोगों को ले जा रहे हैं। जैसे एक कहावत है, शिक्षक वह दीपक है, शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर लोगों को प्रकाशित करता है। तो आप लोगों को प्रकाशित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बेटा देखिए, सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, यह चैप्टर में हम आप लोगों को दो देशों की कहानियों के माध्यम से या दो देशों की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला है बेल्जियम। क्या है प्यारे बच्चों? पहला है बेल्जियम की स्थिति और दूसरा है श्रीलंका की स्थिति। श्रीलंका की स्थिति। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बेल्जियम के बारे में तो सब चीज बता देंगे, लेकिन जो श्रीलंका है उसकी राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों से अगले वीडियो तक जरूर से जरूर चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको लगेगा कि आप वीडियो पूरा देखते हैं और पढ़ते हैं और ठंडी का भरपूर फायदा उठाइए छुट्टी का हमारे वीडियो के द्वारा। बेल्जियम की स्थिति देखिए, बेल्जियम में क्या था। बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन 3 भाषी लोग थे। क्या हुआ कि बेल्जियम में ये भाषा के बोलने के आधार पर वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ की जनता के लोगों के बीच में आपसी जो मतभेद था, जो लड़ाई झगड़ा था, उससे पूरा बेल्जियम तनाव से ग्रसित हो चुका था और बेल्जियम में गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इन सब कारणों को देखते हुए वहां के जो प्रेजेंट टाइम के नेता लोग थे, जो बड़े नेता थे, जो बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस गृह युद्ध को रोकने के लिए बेल्जियम में क्या सुधार किए, बेल्जियम को एक नए मॉडल की तरफ, नए लोकतंत्र की तरफ ढकेला कि वहां पर गृह युद्ध न हो और बेल्जियम की स्थिति दयनीय न हो सके। तो आज हम लोग देखते हैं बेल्जियम की स्थिति। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बेल्जियम। क्या शुरू करते हैं? बेल्जियम। पहले देखिए, तो बेल्जियम देखो प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, बेल्जियम में पहले 3 भाषी लोग हैं। पहला क्षेत्र इलाका उसका है फ्लेमिश का। क्या है? फ्लेमिश का। और दूसरा है पेलोनिया का। और तीसरा है जर्मन इलाका। ठीक है प्यारे बच्चों, यह 1% भाषी लोग हैं। 1% जो जर्मन भाषी है, जर्मन भाषा बोलने वाले 1% है, तथा जो पेलोनिया है यहाँ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं।
40% क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेंच बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना वीडियो आप लोगों को? देखिए, और जो फ्लेमिश है यहाँ पर आप लोगों को 59% क्या है? 59% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बेल्जियम आपका घूमता है और इन्हीं भाषा के बोलने के आधार पर इन दोनों समुदायों के बीच में आपसी टकराव होता है, क्योंकि जिनका अधिक जनसंख्या है वहाँ की जो सत्ता है उस भाषी लोगों को अधिक महत्व देता है, जिससे पूरा बेल्जियम क्या है? पूरा बेल्जियम तनाव में ग्रसित हो जाता है, अगले को बुरा लगता है। तो हम लोग जानेंगे, यह तो पूरा निकल कर आया बेल्जियम की स्थिति। अब हम लोग देखते हैं बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो जस्ट इसका उल्टा है प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को बेल्जियम में ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है 80% फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच। और 20% डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्यारे बच्चों जान लीजिए कि भाषा के आधार पर पूरी बेल्जियम का बंटवारा हुआ था। भाषा के आधार पर पूरी बेल्जियम का बंटवारा हुआ है। देखिए यह बेल्जियम का जस्ट उल्टा है ब्रुसेल्स। और पूरे बेल्जियम की बात करें तो फ्लेमिश जो इलाका है वहाँ पर 59% डच है। यानी बेल्जियम की स्थिति के अनुसार देखिए तो डच हमारा बहुसंख्यक है और तथा पिलोनिया और जर्मन अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या अधिक बहुसंख्यक, और अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या अल्प अर्थात कम, वह क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है। और हम उसकी राजधानी बेल्जियम की जो ब्रुसेल्स है उसकी बात करेंगे तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 80% और डच बोलने वालों की संख्या 20%। तो आगे हम देखते हैं, इसी पर पूरा बेल्जियम है। मिटाते हैं। बेल्जियम में जाति बुनावट के कारण उत्पन्न समस्याएं। पहला हेडिंग आप लोगों का है बेल्जियम में जातीय बुनावट के कारण उत्पन्न समस्याएं। भाषा के आधार पर बेल्जियम में जो समस्या उत्पन्न थी, यहां पर इसको हम लोग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अब पॉइंट पहला, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक समृद्ध और ताकतवर थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक शक्तिशाली और समृद्ध थे। भाषी लोग अधिक शक्तिशाली और समृद्ध थे। इसका मतलब यह है कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे, प्यारे बच्चों, जो फ्रेंच भाषी लोग थे वह डच भाषी लोगों की अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली तथा समृद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि जो शिक्षा का स्तर था, दूसरा पॉइंट, जो शिक्षा का स्तर था और जो आर्थिक विकास का स्तर था वो अल्पसंख्यकों के पास तुरंत पहुंचा। क्या हुआ? अल्पसंख्यकों के पास शिक्षा और आर्थिक स्थिति जो थी, आर्थिक योजनाएं जो थी
इनके पास, फ्रेंच भाषी लोगों के पास तुरंत पहुंचा तथा जो बहुसंख्यकवादी थे अर्थात डच बोलने वाले लोग थे, इनके पास लेट में पहुंचा, इसलिए इनकी स्थिति उससे क्या हो गई, कमजोर हो गई। समझ में आ रहा आप लोगों को? अगला पॉइंट आपका है अगला पॉइंट है 1950 से 1960 के दशक में इन सब चीजों को देखते हुए बेटा, जो जातीय बुनावट के आधार पर जो बेल्जियम में स्थिति हुई, बेल्जियम में जो गड़बड़ी हुई, जो तनाव हुई, तो 1950-1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच के दशक में दोनों भाषी लिख लीजिए या समुदाय भी लिख लीजिए या आप फ्रेंच या डच भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई। अगला पॉइंट, इन सब कारणों को देखते हुए बेटा, ये जो माहौल था पूरे बेल्जियम में, इन सब को देखते हुए पूरे बेल्जियम में गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। कैसा माहौल बन गया? गृह युद्ध जैसा। अब किसी के साथ अगर भेदभाव होगा बेटा, किसी, मान लीजिए एक छोटा सा हम उदाहरण बता रहे हैं लोगों को, एक पिता को दो बेटे हैं, अगर पिता मान लीजिए एक बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सारी सुख सुविधाएं को देता है, दूसरे को कम देता है, तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगा, परिवार में कलह होगा। तो वही हाल था बेल्जियम में। क्या था? पूरे बेल्जियम में बेटा, पूरे बेल्जियम में गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया। समझ रहे हो ना? गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया और बेल्जियम की स्थिति डैमेज हो गई। समझ रहे हो ना आप लोग? जिसको कुछ भी न समझ में आता हो, वीडियो में आप लोग कमेंट करके हमको अपना सुझाव देते रहे, क्योंकि हम अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो अब जब गृह युद्ध जैसा बन गया, उस समय जो बेल्जियम के तत्कालीन बड़े नेता लोग थे, बेल्जियम को गृह युद्ध से रोकने के लिए बेल्जियम में जो संवैधानिक संशोधन हुआ या जो बेल्जियम मॉडल का निर्माण हुआ, जब संवैधानिक संशोधन हुआ तो उसमें कुछ नए प्रारूप या नई नीतियां लागू की गई, उसको हम लोग देखते हैं। और तब तक आप लोग इस पूरे स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला हेडिंग आता है, बेल्जियम अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल किया। यानी जो माहौल बना था, तो बेल्जियम में जो तत्कालीन नेता लोग थे, जो बड़े नेता लोग थे, तो इस गृह युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने कुछ हल निकाले, कुछ नियम बनाए। बेल्जियम अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल किया। बेल्जियम अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल किया। किस प्रकार समस्याओं को किस प्रकार हल किया। हल किया या संशोधन किया, एक ही होता है, संशोधन किया। 1970 से लेकर 1993 तक, प्यारे बच्चों, 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने 4 बार संवैधानिक संशोधन किया। क्या किया? 1970 से 1993 तक उन्होंने बेल्जियम की स्थिति सुधारने के लिए 4 बार संवैधानिक संशोधन किया। संवैधानिक संशोधन
किया, संशोधन किया। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा जहां तक हमको लग रहा है। 1970 से 1993 में बेल्जियम के तत्कालीन नेताओं ने 4 बार संवैधानिक संशोधन किया और संशोधन में उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को नागरिक है जानते रहिए, नागरिक को समान अवसर मिले, समान अवसर प्राप्त हो, समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने नवीन व्यवस्थाएं विकसित किए। समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए नवीन व्यवस्था विकसित किए, नवीन व्यवस्था विकसित किए, नवीन व्यवस्था विकसित किए। ठीक है। और इसी नवीन व्यवस्था को बेल्जियम के इसी नवीन व्यवस्था को या जो 4 बार संवैधानिक संशोधन हुआ और संशोधन के बाद जो नियम बेल्जियम में उन नेताओं ने बनाया उसी को क्या कहा जाता है बेटा, बेल्जियम मॉडल। क्या कहा जाता है, बेल्जियम मॉडल। और आप यह जानते रहिए जो बेल्जियम का यह मॉडल है, जो बेल्जियम का यह मॉडल है, पूरा यूरोपीय संघ जितने भी देश थे यूरोप के सभी लोगों ने, पूरे यूरोपीय देश, पूरे यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के इस बेल्जियम मॉडल को अपनाया। बेल्जियम के इस, लिख लीजिएगा, पूरे यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के इस बेल्जियम मॉडल को अपनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। और बेल्जियम मॉडल क्या है हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे, तब तक आप लोग इसको पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। देखिए बेल्जियम मॉडल क्या था, बेल्जियम मॉडल बेल्जियम मॉडल बेल्जियम मॉडल क्या था, बेल्जियम मॉडल क्या था। पहला है बेल्जियम मॉडल में केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, क्या है, बेल्जियम में जो केंद्र सरकार है वहां पर डच और फ्रेंच भाषी सदस्यों की संख्या समान कर दी गई, जब बेटा संख्या समान कर दी गई तो किसी प्रकार की तनाव की बात तो है नहीं, किसी भी प्रकार की झगड़े की बात तो है नहीं। तो क्या है, ये है बेल्जियम मॉडल। केंद्र सरकार में डच, और जिस वजह से बेटा झगड़ा हो रहा था, जिस वजह से तनाव की स्थिति बनी थी, जिस वजह से पूरे बेल्जियम में गृह युद्ध का माहौल बना था, जब उसी को बेल्जियम मॉडल में बदल दिया गया ना, तो डच और फ्रेंच दोनों भाषी की जो संख्या थी केंद्र सरकार ने उसको क्या कर दिया गया, समान कर दिया गया। 15 अगर आपका है तो 15 मेरा भी है, इस तरह से। ठीक है। अब किसी का 14, किसी का 13, किसी का 12 करने का नहीं है, सबका बराबर होना चाहिए संख्या। दूसरा बेल्जियम मॉडल क्या था, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां, केंद्र सरकार की
कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई, राज्य सरकार को दे दी गई। सही है। जब हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ाई गई है, सत्ता का बंटवारा पढ़ ही रहे हैं, तो क्या है, केंद्र सरकार पूरे बेल्जियम को देख नहीं सकता है जगह से, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, और कुछ शक्तियां क्या है, राज्य सरकार को दे दी गई। जो राजधानी ब्रुसेल्स है, इसमें एक अलग प्रकार की सरकार बनाई गई। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, और इसमें भी दोनों भाषी को समान अवसर या समान संख्याओं का भी रखा गया। डच वालों का भी और फ्रेंच वालों का भी जो संख्या है, वह राजधानी ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, जिसको तीसरी प्रकार की सरकार कहती है। ठीक है, केंद्र में तो अलग हो गया, राज्य में अलग हो गया, लेकिन जो राजधानी वहां की ब्रुसेल्स है, उसमें अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, जिसे हम लोग तीसरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी दोनों भाषी लोगों की संख्या समान कर दी गई। और अगला क्या है, लास्ट हमारा है सामुदायिक सरकार। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो जर्मन, डच और फ्रेंच समुदाय के लोग थे, जैसे जर्मन वाले सिर्फ जर्मन सरकार का नियुक्ति करेंगे, और डच वाले बेटा डच सरकार की नियुक्ति करेंगे, डच वाले डच कोड देंगे, जर्मन वाले जर्मन कोड देंगे, और फ्रेंच भाषी लोग सिर्फ अपना एक फ्रेंच सामुदायिक सरकार बनाएगी, जो पूरे फ्रेंच के लिए शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की पूरी व्यवस्था करेगा। उसी तरह डच का जो एक सामुदायिक सरकार बनेगी, वह पूरे डच भाषी लोगों का अलग से शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के लिए पूरा देखरेख करेगी। उस तरह से पूरे बेल्जियम की बात कर रहे हैं, पूरे बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले लोग 1% जो है, पूरे बेल्जियम में जहां भी रहेंगे, वो अपनी एक अलग सरकार बनाएंगे। बेटा इस तरह में पूरा वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे द्वारा दिया गया आपको वीडियो बहुत बेहद पसंद आया होगा। ठीक है, और यह वीडियो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तब आप लोगों के दोस्तों के पास हमारा वीडियो पहुंचेगा। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो पसंद आएगा तो हमें श्रीलंका की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।